पहले हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने पहले तो सैलरी के बारे में जाना है, सैलरी होती क्या है। बेसिकली पहले हम लोगों ने जाना था सैलरी होती क्या है। तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था सैलरी इंक्लूड्स। सैलरी का मतलब क्या हुआ, जहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, जब एम्प्लॉयर जो भी उस टाइम पे जो भी कुछ अपने एम्प्लॉय को देगा वो सैलरी कहलाएगी। वो कुछ भी हो सकती है, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंसेंटिव, पेंशन, ग्रेचुटी, ये सब चीजें सैलरी का पार्ट है। इसके बाद जो भी चीज एम्प्लॉयर देगा सैलरी है। और कोई सैलरी जो होती है, अगर आपने अब सैलरी कुछ थोड़ी सी डोनेट कर ली, तो ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आपने ली नहीं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद टैक्स देना पड़ेगा, वो सैलरी भी आपकी टैक्सेबल होती है। सरेंडर ऑफ सैलरी आपको बता दिया था। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ एक्रूअल ऑफ सैलरी क्या बता दिया था, इसका केस भी। फिर हम लोगों ने तीनों केस करे थे कि सेक्शन 15, 16, 17 तीन तरीके के सेक्शन होंगे इसमें। 15 चार्जिंग सेक्शन होगा, जो ये बताएगा कि आखिर कौन सी तरीके की सैलरी के ऊपर टैक्स चार्ज होगा। डिडक्शन मतलब सैलरी की में से तीन तरीके की डिडक्शन मिलेगी आपको, स्टैंडर्ड, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस और प्रोफेशनल टैक्स की। और मीनिंग सेक्शन 17 में हम सैलरी पर और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये हम लोगों ने चार्जिंग सेक्शन पढ़ना स्टार्ट किया था, उसमें ये बताया गया था कि चाहे आपकी सैलरी ड्यू हो गई है चाहे रिसीव हुई है, विच एवर इज अर्लियर, उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। फिर एरिया ऑफ सैलरी भी हमने पढ़ लिया था कि पिछली रुकी हुई सैलरी अगर आपको एक साथ मिलती है तो सेक्शन 89 की रिलीफ मिलने के बाद जितना बचेगा अमाउंट उसके ऊपर टैक्स लग जाएगा। फिर हमने एग्जाम्पल कर लिया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था डिरेक्शंस में, स्टैंडर्ड डिरेक्शन 16 सेक्शन में तीन तरीके की डिरेक्शन है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, 16 सेक्शन 2, 16 सेक्शन 3। स्टैंडर्ड डिरेक्शन है जो फ्लैट डिरेक्शन आपको मिलता है 40,000 रुपए का, मतलब आपको आपने अगर मान लीजिए कोई कितना भी सैलरी में इनकम कमाई है, आप उसमें से फ्लैट 40,000 रुपए माइनस कर सकते हो। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस का डायरेक्शन उसी को मिलेगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा, कितना मिलेगा, जो भी इन तीनों में सबसे कम होगी वैल्यू, एक्चुअल अमाउंट 20% ऑफ द बेसिक सैलरी और 5,000। प्रोफेशनल टैक्स का डायरेक्शन उस बंदे को मिलेगा जिसने प्रोफेशनल टैक्स पे किया होगा। अगर किसी एम्प्लॉय ने अपनी जेब से प्रोफेशनल टैक्स पे किया है तो उसे डायरेक्शन मिलेगा, अगर उसके चाहे उसके एम्प्लॉयर से उसे मिला है या नहीं मिला है, जितना ही पे, चाहे जितना भी मिला हो, लेकिन जितना वो पे करेगा अपनी जेब से उतने का टैक्सेबिलिटी मिलेगी। हमने पढ़ लिया था परक्विजिट और अलाउंसेस की दो चीजें होती हैं, वो क्या 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 होती है हम लोगों ने पढ़ ली थी। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था डेफिनेशन ऑफ सैलरी, परक्विजिट और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी क्या होता है, परक्विजिट्स क्या होते हैं और प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी क्या होता है। सैलरी की डेफिनेशन में हम लोगों ने इस तरीके की सैलरी पढ़ी थी, सारी की सारी चीजें सैलरी का पार्ट होती है। इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, जिनके बारे में पढ़ना शुरू भी कर दिया, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने इसमें सबसे पहले देखा था अलाउंसेस। इसमें सैलरी देखो मैंने इसमें लिखा हुआ है कि सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी, वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये हमारे क्या है अलाउंसेस, परक्विजिट्स। तो इसमें सबसे पहले हमने अलाउंसेस को उठाया था। अलाउंसेस तीन तरीके का अलाउंसेस होते हैं जो हमारा एम्प्लॉयर पे करता है। वो हमारी सैलरी में कौन कौन से अलाउंसेस होंगे जिनके ऊपर कोई छूट नहीं मिलेगी, वो हमारी सैलरी के ऊपर, हमारी सैलरी में जो मिल रहा है वो ऐड होगा और टैक्सेबल देना पड़ेगा, वो ये वाले अलाउंसेस है। ये वाले अलाउंसेस पार्शियल टैक्सेबल है, मतलब इस हद तक मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर मिल रहे हैं तो आपकी सैलरी में टैक्सेबल हो जाएंगे। ये वाले फुल्ली एग्जेम्प्टेड, अगर आपको ये मिल रहे हैं तो आपकी सैलरी में वो ऐड ही नहीं होंगे, एग्जेम्प्टेड है। दूसरा है डेफिनेशन, हमने परक्विजिट में पढ़ी थी। परक्विजिट में डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर आपको मिल रहा है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो परक्विजिट कहलाएगा। कंसेशन रेट में दे रहा है तो भी कहलाएगा। अगर कोई बेनिफिट या एमिनिटी मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशन रेट में तो वो भी हमारा प्रॉफिट परक्विजिट कहलाएगा। कोई भी ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की जो एम्प्लॉयर ने पे कर दी हो तो वो भी हमारा परक्विजिट कराएगा एम्प्लॉय के लिए। कोई भी एश्योरेंस या लाइफ एम्प्लॉय की लाइफ के लिए किया गया है, एम्प्लॉयर ने पे करा है, वो भी परक्विजिट कराएगा। कोई भी फ्रीज बेनिफिट्स हो गए, एसओपी प्लान में अगर कोई शेयर अलॉट किया गया है या कोई भी कंट्रीब्यूशन दिया गया है सुपरनेशन फंड में 1 लाख रुपए से ऊपर, तो वो भी हमारा क्या होगा, टैक्सेबल अमाउंट, मतलब उसकी अमाउंट जो होगी वो टैक्सेबल जाएगी। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। हमने पढ़ लिया था सैलरी की जगह पे कुछ और मिलना, मतलब अगर आपकी मतलब कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन अगर आपकी कोई चेंजेस हो रही है उसके बिहाफ पे एम्प्लॉयर आपको एक लमसम अमाउंट पे कर रहा है तो वो भी सैलरी ही कहलाएगी, चाहे वो रिड्यूस करने पर आपकी सैलरी या आपको टर्मिनेट करने पर जो भी पैसा दिया जा रहा है वो सैलरी कहलाएगी। कीमन पॉलिसी मैंने आपको बता दिया था, इसके बारे में डिटेल ये सारी चीजें हैं कि भाई कंपनसेशन मिल रहा है आपको, टर्मिनेशन हो रहा है अगर आपका, ठीक है ना, आपकी मॉडिफिकेशन, आपके कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट था उसमें कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज हो रहा है तो वो पैसा मिल रहा है, वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस उसमें जाएगा। पेमेंट फॉर द प्रोविडेंट फंड और अदर फंड्स, ठीक है ना, कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आपको हो रखी है और आपको वो मिलती है, ठीक है ना, लमसम पेमेंट मिल रही है कुछ किसी पर्पस के लिए, तो वो भी हमारा क्या होगा, इस सारा का सारा प्रॉफिट एंड लिeu ऑफ सैलरी में जाता है। इसके बाद हम लोगों ने अलाउंसेस पढ़ने स्टार्ट किए थे डिटेल में।
ये तो हम लोगों ने इसकी ब्रीफिंग पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया था। अलाउंसेस कुछ 100% होंगे। बेसिकली हमारे को अलाउंसेस में पढ़ना जो है वो ये वाला पार्ट पढ़ना है, ये तो बहुत ईजी है और ये पीछे ये तो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो सिंपल सिंपल हमारी सैलरी में ऐड हो जाएंगे। हमें इसकी कैलकुलेशन निकालनी पड़ती है, तो ये हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें हमने सबसे पहला पढ़ लिया था पार्शियल पार्शियल टैक्सेबिलिटी वाले अलाउंसेस में एचआरए। अगर आपको एचआरए मिल रहा है तो अगर आप दिल्ली या कोलकाता या मुंबई मेट्रो सिटी में रहते हो तो आपको इतने तक अगर मिल रहा है तो आपको एग्जेम्प्टेड है, मतलब आपकी सैलरी में से इतना तक मिल रहा है तो वो एग्जेम्प्टेड है। कितना? उसमें से इन तीन वैल्यू निकाल लो। एचआरए जितना मिला, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी विच माइनस फिर उसके बाद 50% ऑफ द सैलरी। इनमें से जो भी वैल्यू आपकी निकल कर आएगी वो आपका अपनी सैलरी में से आप माइनस अपने एचआरए में से माइनस कर सकते हो, उतने तक के ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसमें एक कुछ नोट भी है, उससे पहले ही देख लेते हैं। अदर सिटी में बस रूल जो है 40% का बदल गया है। एक नोट, तीन नोट इसमें लिखे गए हैं कि आपको ये एचआरए की लिमिट का एग्जेम्पशन का लिमिट तभी वैलिड है जब आपका घर ना हो, आप अपने घर पे ना रहते हो, आप रेंट पे रहते हो उस जगह पे, तभी घर पे रहते हो और आपको तभी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। सैलरी का मतलब यहाँ पर क्या है? बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, वो भी वाला एम्प्लॉयमेंट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाला, कमीशन जो होगा फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर वाला। रिलेवेंट पीरियड का मतलब हो गया द पीरियड ड्यूरिंग विच द सेड एकोमोडेशन वाज ऑक्यूपाइड, मतलब जिस टाइम पे आप रहे हो उस टाइम की जो सैलरी होगी वो उसके बेस पे सारा चार्ज होगा, रिलेवेंट पीरियड को कहा जाएगा। ये हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था, इसका सॉल्यूशन आपने कर भी दिया था। फिर हम लोगों ने एक स्पेशल अलाउंसेस पढ़े थे, पार्शियल, जो पार्शियल तरीके से आपके एग्जेम्प्टेड होंगे। तो अगर आपको इस हद तक मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर मिलेंगे तो टैक्सेबल होंगे। तो हमने बड़े डिटेल में कल पढ़ लिए थे, अब आज हम देखेंगे कि हम लोग पढ़ चुके थे। इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन मैंने बताया था आपको एजुकेशन वाला। सबसे पहले मैंने एक एजुकेशन वाला बताया था, यहाँ पर चिल्ड्रन एजुकेशन वाला, उसका एग्जाम्पल बता देता हूँ बस एक समझाने के लिए कि अगर आपको 100 रुपए पर बच्चा 2 बच्चों तक अगर आपको मिल रहे हैं तो आपका वो टैक्स फ्री है, ठीक है ना। उसके बाद टैक्स फ्री मतलब एग्जेम्प्टेड है, उसके बाद जितने पैसे मिलेगा वो टैक्सेबल होगा। इसमें एक केस मैंने लिखा था, जैसे कि मैंने इसमें लिख रखा है मिस्टर एक्स है जो सीईओ है, सीईए, ठीक है ना, फॉर 3 चिल्ड्रंस, ठीक है ना। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है उसे 3 बच्चों के ऊपर। मिस्टर पी मतलब उसके 3 बच्चे हैं, पी क्यू आर, ठीक है ना, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। तो उसे ये पैसे उसे ये पैसे मिल रहे हैं। कितने पैसे मिल रहे हैं? 300 रुपए इस चाइल्ड के लिए मिल रहे हैं, भैया तुम अपने बच्चों को पढ़ा लो। इसका एम्प्लॉयर, एक्स का एम्प्लॉयर इसे पैसे देता है, पी के लिए देता है 300 रुपए, एक्स के लिए देता है 150 रुपए और आर के लिए देता है 200 रुपए। लेकिन 100 रुपए ही बेनिफिट मिल सकता है, एक बच्चे पे 100 रुपए का बेनिफिट। तो अब वो कौन सा, पहले या दूसरे चाइल्ड पे बेनिफिट मिलेगा, या पहले या तीसरे, या फिर दूसरे या तीसरे? तो उन्होंने बोला है कि पहले मतलब उन्होंने कहा है कि 2 बच्चों पे मिलेगा। आप किसी 2 बच्चों पे बेनिफिट ले सकते हो 100 रुपए का। तो पहले दूसरे पे ले लो, दूसरे तीसरे पे ले लो, या तीसरे पहले पे ले लो। तो वो किसी पे भी ले लो, आपने 100 रुपए माइनस करे तो अब इस पे आगे 200 रुपए, इस पे आगे 50 रुपए का टैक्सेबिलिटी और इस पे आगे 200 रुपए। तो अगर टोटल करें तो 450 रुपए आपकी सैलरी में ऐड हो जाएंगे, ये आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये ऐसे निकालना होगा अगर आप निकालोगे किसी की भी टैक्सेबिलिटी। ये पर मंथ की बात है। इसी तरीके से एक केस और है, जैसे मान लीजिए आप एक बच्चे को मिल रहा है 80 रुपए, एक बच्चे पे मिल रहा है 80 रुपए, इसमें मिल रहा है 100 रुपए, इसमें मिल रहा है 80 रुपए। अब 2 बच्चों पे 100 रुपए का छूट है, तो इसका मतलब है एक बच्चे को तो ये ले लिया पूरा पूरे स्ट्रिक्टली, ठीक है ना, 100 रुपए। अब 80 रुपए इस पे ले लिया, लेकिन 20 रुपए बचे, तो क्या 20 रुपए हम दूसरे पे ले सकते हैं? नहीं, 2 बच्चों पे मिल सकती है। ये केस है कि अगर 2 बच्चों पे मिल सकती है, किसी भी 2 बच्चों पे या तो 100 रुपए या जितने भी मिल रहे हैं उतने तक एग्जिबिशन मिल जाएगा। तो 100 रुपए का एग्जिबिशन मिल गया, इसमें पूरे का एग्जिबिशन मिल गया, और टोटल टैक्सेबिलिटी अब जो आएगी वो सिर्फ टोटल टैक्सेबिलिटी आएगी 80 रुपए की। सेम उसी तरीके से एक केस और बना रखा है कि एक इस अगर बच्चे मिल रहा है 80 रुपए, इसमें मिल रहा है 100 रुपए और इसमें मिल रहा है 120 रुपए। तो आप किसी भी बच्चे पे, ये नहीं कि अब देखो मान लीजिए इस पे तो मिल रहा है 80 रुपए, तो इसमें तो तुम्हें 20 रुपए का नुकसान हो जाएगा ना अगर इसमें 100 रुपए माइनस करते हो। तो हमने क्या करा, दोनों किसी भी 2 बच्चों में आपको बेनिफिट लेना है, तो आपने इसमें ले लिया और इसमें मिल गया, तो आपको 200 रुपए का बेनिफिट मिल गया। लेकिन यहाँ पे देखो 180 का बेनिफिट मिला था, अगर आप यहाँ पे लेते तो 80 रुपए का बेनिफिट मिलता सिर्फ, और आप 20 रुपए का बेनिफिट यहाँ पे नहीं ले पाते। तो आपके मर्जी है, आप किसी बच्चे में ले सकते हो वो बेनिफिट। तो आपने यहाँ पे लिया, इसमें टैक्सेबिलिटी कितनी आ गई? 100 रुपए। कोई दिक्कत है इसमें? नो। समझ में आ गया? गुड। किसी को भी कोई दिक्कत हो एकदम बता दे करो भाई, रोक लिया करो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ये सब आप लोगों ने किया? चैट बॉक्स में से इसका आंसर जल्दी से भेजो, जल्दी भेजो। रजिस्टर किया है, चेक करें।
कौन भगाओ इसको बाहर। वॉल्यूम बंद कर देंगे और जल्दी से क्वेश्चन का आंसर भेजेंगे। आगे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, देखें जरा किस किस ने भेजा है। चंदन का आया है 6600, सुगनूर का आया 6600, अभिषेक का 68600, गुड, बहुत बढ़िया। अपराजिता का 6600, प्रीति का 32400, ओके, राधिका का 6600, गुड, सोफिया का 6360, वर्तिका का 6240, माधुरी का 25800, चंदन का 6600, नेहा का 6240, ज्यादातर लोगों का 6600 आ रहा है। देखते हैं क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मिस्टर श्रीकांत हैज 2 सन, 2 बच्चे हैं उसके। he is in receipt of children's education allowances of the 150 per month, 150 रुपए मिलते हैं for his elder son and 70 per month for his younger son. Both his son are going to school. He also received the following allowances. इसके साथ साथ ये भी allowances मिल रहे हैं उसे, ट्रांसपोर्ट allowances और ट्रिब्यूनल एरिया allowances, ये दोनों allowances भी मिल रहे हैं। तो अब हमें निकालना है कि ये जो allowances है इसमें से टैक्सेबल कितना, टैक्सेबिलिटी कितनी आएगी, मतलब चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस में कितना टैक्सेबिलिटी आएगी, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस में कितना टैक्सेबिलिटी आएगी, ट्रिब्यूनल एरिया अलाउंसेस में कितना टैक्सेबल आएगी। तो देखें यहाँ पर पहला आया टैक्सेबल अलाउंसेस इन द हैंड्स ऑफ श्रीकांत, कंप्यूटर ऐसे लिखेंगे। चिल्ड्रन अलाउंसेस में निकाला 150 रुपए प्लस माइनस 100 रुपए, 100 रुपए की तो आपका एग्जाम्पशन मिल गया, तो इसका मतलब है 50 रुपए ही उसके टैक्सेबल हुए, 50 रुपए टैक्सेबल हुआ इसका मतलब, तो 50 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12, तो 600 उसके टैक्स क्या है इसमें टैक्सेबल है। और यंगर ब्रदर के तो 70 रुपए ही मिल रहे हैं ना पर मंथ, और 100 रुपए हमने छूट दे रखी है, तो पूरे के पूरे माफ हो गए उसके, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 12 तो 0 आएगा। तो इसका मतलब है चिल्ड्रन वेलफेयर फंड में तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस में तो 600 रुपए का आपका टैक्सेबिलिटी आएगी। ये समझ में आया सभी को? हेलो, आप लोगों ने ना महीने का निकाल दिया थी। यस सर। महीने का नहीं निकालना था बच्चे, आपको निकालना था साल का। पर मंथ का कोई ना टैक्सेबिलिटी निकालते हैं, आप टैक्स जमा करते हो तो साल की जमा करते हो ना सर। सबने साल का निकाला है, इसमें डिफरेंस पता क्या है? हाँ। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस में जो 1600 रुपए का जो छूट बताया था आपने, वो इसमें नहीं है। इसमें नहीं है। हाँ, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस का वो आपने 18। अच्छा हाँ, तो वो अगर उसको ट्रांसपोर्ट लगा अलाउंसेस जो है ना, देखो ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस जो है पहले हुआ करते थे, अब नहीं होते हैं, इसलिए नहीं है उसमें, ठीक है, हाँ, इसलिए नहीं है। उसको जोड़ देंगे तो हाँ, तो मिल वो हो जाएगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो 6600 आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना। तो इसका मतलब मेरे को क्लियर हो गया, 1800 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12 21,600 रुपए, तो आपका ये निकल के आ गया। ट्रिब्यूनल एरिया का आपने 500 रुपए था, लेकिन 200 रुपए का एग्जाम्पशन मिलती है, तो 300 रुपए मल्टीप्लाई बाय 12 तो 3600 आ गया। तो ये आपका लगभग सभी का आ गया होगा। जिसका नहीं आया है कोई बात नहीं, आप लोग इसे देख लेना, ठीक है, इसे फिर से कर लेना, आप लोग देख लेना इसे। आगे बढ़े, आज हमें नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट पार्ट हमारा है कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स हम देख लेते हैं। पहला है कम्यूटेड पेंशन। ये क्या होता है? देखो बेसिकली होता क्या है कि पेंशन तो आपको पता है ना क्या होती है, आपको हर महीने मिलने वाली, मतलब जैसे आपका रिटायरमेंट हो जाता है, तो रिटायरमेंट के बाद क्या होता है कि आपको एक अमाउंट मिलने लग जाती है हर महीने या हर क्वार्टरली, आपको एक पैसा मिलना लग जाता है ना, ये इसे पेंशन बोलते हैं। ये हर साल आपको पैसे मिलने लग जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अब हुआ क्या, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मेरे को हर साल मेरे को पेंशन मिल रही है, लेकिन सडनली क्या हुआ, मेरे सामने कुछ खर्चा आ गया। खर्चा क्या आ गया? मेरे को मान लीजिए मेरे बच्चों की शादी करनी है, और मेरे को अपने बच्चों की शादी करनी है, तो मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने क्या करा यार, मैंने कहा मेरे को पैसे नहीं है, तो मैं पैसे का इंतजाम कहाँ से करूँ? तो मैं पैसे का इंतजाम करने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो दिमाग में आएगा वो आएगा कि मैं अपने एम्प्लॉयर के पास जाता हूँ, जहाँ पे मैं नौकरी किया करता था, उनसे हेल्प लेके आता हूँ। तो मैं उनके पास गया, तो उन्होंने कहा कि भैया भाई बाली से हो जाकर पेंशन मिल रही है, तो मैंने कहा कि जो मेरी पेंशन आप दे रहे हो उसका उसमें से वो जो मुझे पेंशन मिल रही है उसका कुछ % मुझे अभी दे दो आप। मतलब मेरी मान लीजिए पेंशन मिलती है
10,000 रुपए। तो मैंने कहा मुझे ना, मेरे को अभी कुछ पैसे की जरूरत है और मुझे पैसे चाहिए। तो उन्होंने कहा देखो आपको पेंशन मिलती है, आपको 10,000 रुपए पेंशन मिलती है, आप अपनी 40% पेंशन को रिडीम कर लो, निकाल लो। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए मिलने थे तो 4 लाख रुपए अभी ले लो आप, ठीक है ना। तो अब आपको हर महीने जो मिलेंगे वो मिलेंगे 10,000 ना मिलकर के अब आपको 6,000 में मिलेंगे। तो उसे बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। आपने कम्यूट कर ली पेंशन, आपने पेंशन को निकाल लिया, समझ में आया? ठीक है, आपने कम्यूट कर लिया अपनी पेंशन को, आपने विड्रॉ कर लिया कुछ परसेंट तक। तो आपने अगर विड्रॉ कर लिया तो उसमें अब आपको जो मिल गया, मान लीजिए आपको पैसा, आपने अपने एम्प्लॉयर के पास गए, एम्प्लॉयर ने आपको पैसा दे दिया, अब आपको 4 लाख रुपए मिल गया। अब घर आए, घर आते साथ जैसे पहुंचे थे वैसे एकदम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला आ गया, लाओ भाई कितना पैसा मिला, लाओ टैक्स दो। तो बताओ घर पे लाए थे, पैसा लाए थे किसके लिए, खर्च करने के लिए, उसमें टैक्स देना पड़ रहा है। तो बड़ी सरदर्दी वाली बात होगी। तो हम तो रोने लगे, मैंने कहा सर ये कैसी बात हो रही है? तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि गलत बात है, ऐसे नहीं लेना चाहिए हम लोग को, तो हम उनको एक एग्जम्पशन देंगे कि इतने तक अगर आपने इतने तक लिए हैं, कम्यूट करवाई है तो कोई बात नहीं, अगर उससे ऊपर दी है तो आपको टैक्सेबल होगा। बात सुन रही? अगर इतने तक अगर आपने कम्यूट कराई है पेंशन तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर ली है तो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? इसका क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा ज्यादा। तो क्या बोल रहे हैं, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो जितना भी आपने कम्यूट करवाया उसके ऊपर कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वो टैक्स फ्री है, एग्जेम्प्टेड है। क्या है? 100% एग्जेम्प्टेड अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो इफ ग्रेचुटी रिसीव, और अगर आपको ग्रेचुटी मिली है तो उस केस में क्या होगा, कितने तक आपको एग्जेम्पशन मिलेगी? आपकी टोटल मतलब कितना मिल सकती थी, मान लीजिए आपको मिल सकती थी 10 लाख, तो 10 लाख का 1/3 कितना हो गया? 3,33,000। तो इतने तक की आपकी पेंशन जो होगी कम्यूट वो मिल, इतने तक अगर आपको मिली है, आपने ली है तो कोई बात नहीं, उससे ऊपर आपने लिए तो आपकी टैक्सेबल होगी। मान लीजिए आपने 4 लाख रुपए लिए हैं, तो 4 लाख रुपए में से आप 3,33,000 माइनस कर दोगे, जो वैल्यू बचेगी उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो आपकी इनकम कहलाएगी। ठीक है। दूसरा है इफ ग्रेचुटी इज नॉट रिसीव, अगर आपको ग्रेचुटी रिसीव नहीं हुई है उस केस में बोला गया है, तो यहाँ पे 1/3 था, यहाँ पे था 1/2। अगर आपको जो भी आपकी टोटल पेंशन हो सकती थी उसका 1/2% जो हो गया, वो हाफ जो हो गया वो आपकी एग्जेम्प्टेड हो जाएगी। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए मिलनी थी तो हाफ कितना हो गया? 5 लाख। अगर आपको 5 लाख तक अगर आपने कम्प्यूट करवाई है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने ग्रेचुटी ली है तो उस केस में 1/3, और अगर ग्रेचुटी नहीं मिली है तो 1/3 हाफ ऑफ द 100% कम्प्यूटेड पेंशन। यहाँ पे कोई दिक्कत है बताओ भाई? नो सर। तो इसमें जो जितनी कम्यूट कराई है उतने का होगा ना 1/3? नहीं, जितनी आपने कम्यूट करवाई है उतने का नहीं, टोटल का। जैसे मान लीजिए आपकी टोटल मिलती है, आपको टोटल मिलती है 10,000 रुपए। कितनी मिलती है? 10,000 रुपए। 10,000। और हो सकता है आपकी जिंदगी जो है, मान लीजिए आपकी जिंदगी, मान लीजिए आपको 10,000 रुपए साल का मिलता है और आपकी जिंदगी है 10 साल तक चलेगी, ठीक है ना। आप या इसको ऐसे समझ लेते हैं 1 लाख रुपए आपको साल का मिल रहा है और 10 साल तक आप जिंदा रहोगे, ये एक एजम्पशन लगा दिया कि 10 साल तक आप जिंदा रहोगे, तो टोटल पेंशन आपको कितनी मिल सकती है? 10 लाख रुपए। फिर उसका तो 1/3%, ठीक है, 1/3। इसमें जो लिखा है ग्रेट्युटी रिसीव्ड, तो उसमें 1/3 ऑफ 100% कम्यूटेड पेंशन है ना? हाँ, तो 100% उसके ऑफ हिसाब से तो कम्प्यूटेड वो होगी। नहीं, 100% ऑफ कम्प्यूटेड पेंशन मतलब जो आपकी जो पेंशन है ना टोटल, उसका 100% बोला जाए। हाँ। उसका एग्जांपल भी मैंने इसलिए दिया है। फिर तो वो तो आपको कोई बेनिफिट ही नहीं मिलेगा भाई। एक चीज बताओ, अगर मान लीजिए आपको मिले 4 लाख रुपए, 4 लाख का 1/3 आपका बच रहा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, ठीक है ना। अभी देखो इसका केस करते हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। पेंशन का मैंने बता दिया, इसमें कम्यूटेड पेंशन है, एम्प्लॉय ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसके लिए तो फुल्ली एग्जेम्प्टेड है। अदर एम्प्लॉय के लिए, इफ द एम्प्लॉय इज इन रिसीव ऑफ ग्रेच्युटी, तो 1/3 ऑफ कम्यूटेड पेंशन, कम्यूटेड पेंशन डिवाइडेड बाय कम्यूटेशन परसेंटेज, और 100 वुड बी एग्जेम्प्टेड। तो 1/2 इसका ये वाला हो जाएगा, ग्रेच्युटी नहीं मिली है। अभी देखो और अनकम्यूटेड जो होगी वो तो टैक्सेबल होगी। देखो अब इसमें वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को करके बताओ जरा, एक बार करके मुझे थोड़ा सा देखो, अगर आपसे हो सकता है। अगर तो इसमें तीनों केसेस पूछ रखे, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो, इफ ही इज प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय रिसीविंग ग्रेच्युटी 5 लाख रुपीस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर उसने ग्रेच्युटी ली है तो, और ग्रेच्युटी नहीं ली है तो, उस केस में बोला गया सागर एक रिटायर्ड हुआ, जो कि हुआ रिटायर 1 अक्टूबर 2019 को, रिसीविंग 5,000 पर मंथ एज पेंशन उसे 5,000 रुपए पर मंथ मिलती है। ऑन 1 2020
ही कम्यूटेड 60% ऑफ हिज पेंशन, उसने अपनी पेंशन का 60% कम्यूट कर लिया, और वो 60% कितना है, 3 लाख, कितना है 3 लाख। तो 100% हम निकाल सकते हैं ना इससे कि 100% कितना हो, एज अ कंप्यूटेड पेंशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल पेंशन एजम्पशन, मतलब ये 3 लाख रुपए उसने कम्यूट कर लिए। अब इसमें से कितना उसका एग्जेम्प्टेड हो जाएगा और कितना टैक्सेबल होगा ये निकाल के दिखाओ, कोशिश करो। ये इसका क्वेश्चन वो है, सॉल्व करके जल्दी से मुझे जरा भेजो आंसर। हो गया, आंसर आया किसी का? सर टोटल कैसे पता चलेगी, टोटल कितनी होगी? टोटल ऐसे पता चलेगी ना, 3 लाख रुपीस क्या होंगे आपकी, 3 लाख तो आपकी होगी, भाई जो भी टोटल होगी उसका 60% कितना है, 3 लाख। तो 100% कैसे होगा, निकालते कैसे हैं, 3 लाख डिवाइड बाय 16 into 100। ओके ओके। जल्दी से निकालो, मैं इतना हुआ किसी का, बताए। सर फर्स्ट केस में तो एग्जाम्पल जाएगा ना? फर्स्ट केस में एग्जेम्प्टेड हो जाएगा, लेकिन मैंने इसमें एक बताया भी था आपको, ये वाला भी केस बताया था ना इसमें, देखो इसमें मैंने बताया भी था आपको कि जो अनकम्यूटेड पेंशन होगी, जो अनकम्यूटेड है वो तो टैक्सेबल होगी ना, वो भी तो बताना है, उस चीज का भी ध्यान रखना है आप लोग। जो अभी तक कम्यूट नहीं करेगी है वो तो टैक्सेबल होगी, तो जितना कम्यूट नहीं करा गया वो कितना पार्ट हुआ वो भी निकालना है आपको। डन, चलो चेक करें, हम चेक करते हैं। देखिए देखो क्या होगा, ऐसे चेक करोगे आप। हेलो, हुआ किसी का? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। किसी का हुआ? नहीं हुआ? देखो पहला केस देखते हैं, चलो। सागर रिटायर्ड हुआ है 1 अक्टूबर 2019 को, रिटायर्ड हुआ है इस टाइम पे, तो इसका मतलब है यहीं से लेकर के यहीं से उसकी पेंशन स्टार्ट होगी
अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने की पेंशन होगी, जिसमें से 4 महीने तो उसे पेंशन कितनी मिल रही है 5,000 रुपए, और 2 महीने फरवरी और मार्च उसे मैं पेंशन मिली होगी कितने 60% ऑफ, अगर इसका 60% निकालते हो तो कितना आएगा 3,000 रुपए, 2,000 रुपए आ जाएगा, वो 3,000 रुपए आ जाएगा। तो अब उसके केस अगर हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो उस केस में कैसे निकाला, देखो अनकम्यूटेड पेंशन, अनकम्यूटेड मतलब जो उसने कम्यूट नहीं करी, तो उसे पेंशन कितनी इस साल कितनी पेंशन मिली होगी, अक्टूबर से लेकर मार्च तक 24,000 मिली होगी। कैसे 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 महीने तो उसे कितनी मिली होगी अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक, तो उसे 5,000 मिली होगी। तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 4 महीने प्लस 40% ऑफ 5,000, तो इसके 40 अभी इसका 40% तो मिला होगा ना, 60% ही तो कम्यूट करा गया, 2 महीने 40% ऑफ दिस, तो 40% कितना हो गया 2,000 रुपए, तो 2,000 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आपका टोटल कितना आ गया 24,000। तो 24,000 तो वो होगी अनकम्यूटेड, जो आपको पैसा मिला है, जो पैसा आपको मिला है, ये तो टैक्सेबल है, ये तो कुछ इसमें तो कोई माफी है ही नहीं। अब बात आती है जो आपने कम्यूट करी है उसमें से कितनी माफी मिलेगी, 3 लाख मिले हैं, और क्योंकि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो तो पूरा कम्यूटेड पेंशन तो आपकी क्या हो जाएगी एग्जेम्प्टेड हो जाएगी, तो आपका टैक्सेबिलिटी कितनी आ जाएगी 24,000। समझ में आ गया? सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। इसमें क्या है कि जैसे आपको अक्टूबर से लेकर के पेंशन मिलना स्टार्ट हुआ होगा, तो अक्टूबर से मार्च तक की कंप्यूटेशन निकाल रहे हैं ना कि मार्च तक कितना उसका कंप्यूटेशन, मतलब उसकी टैक्सेबल कितनी आई होगी पेंशन इनकम, तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक उसे पेंशन मिली कितनी है 5,000 तो उसे मिली होगी, 5,000 तो मिली है उसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी तक, 4 महीने तक तो उसे मिली है 5,000 रुपए। तो वो तो हमने क्या कर दिया 5,000 मल्टीप्लाई करें हमने 4,000 से 4 से, तो ये वैल्यू आ गई 40% ऑफ, और 2 महीने उसे मिली है 40% ऑफ द पेंशन, तो 5,000 का ठीक है 40%, तो 5,000 का 40% निकाला और मल्टीप्लाई बाय कर दिया 2 से, तो 24,000 तो अनकम्यूटेड पेंशन होगी। अनकम्यूटेड मतलब जब कम्यूट नहीं करेगी, जो उसे पेंशन मिली है वो तो टैक्सेबल होगी पूरी की पूरी, जो उसने कम्यूट करवाई है, उसने कितने कम्यूट करवाई है 3 लाख, और 3 लाख रुपए पूरा क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो पूरा एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। तो पहला केस तो ये बोलता है, तो इसका मतलब है उसकी जो टोटल सैलरी में जो उसकी पेंशन ये वाली इनकम जो ऐड होगी वो 24,000 पे ऐड होगी। ये तो पार्ट आ गया हमारा। दूसरा पार्ट आता है हमारा सेकंड पार्ट कि अगर वो प्राइवेट सेक्टर में वर्क कर रहा है, हाँ 40% into 5,000 into 2 months वाला समझिए। देखो 2 महीने ना, ये तो पता चल रहा है 40% क्यों आया भाई। देखो इसने 5, अब ये जो फरवरी और मार्च में उसे कितनी मिली होगी, उसने फरवरी के महीने में उसने कम्यूट करवा ली 60%, तो इसका मतलब है अब उसे 60% जो इसे मिलती थी उसका 60% नहीं मिलेगा, अब मिलेगा कितना 40% मिलेगा, मतलब 5,000 का 40% कितना होता है 2,000 रुपए, ठीक है ना। तो इसका मतलब है आपको अब कितना मिलेगा 2,000 रुपीज मिलेगा, तो 2,000 उसे 2 महीने मिली है फरवरी और मार्च में, तो हाँ 2 महीने ये कौन से मतलब कौन से फरवरी और मार्च, फरवरी का महीना और मार्च का महीना, तो ये तो कम्यूट करा दिया ना उसने, नहीं पूरा नहीं कम्यूट करवाया ना 100%, 60% कम्यूट करवाया, तो 40% तो उसे मिला होगा ना उस 2 महीने में भाई। उसे पेंशन तो भी मिली भी है, उसे पेंशन ये को ना मिलनी बंद हो जाएगी, लेकिन अब उसे जितना मिलता था उसका 40% मिलेगा इस तारीख से 1 फरवरी से। ठीक है अब समझ में आया? ठीक है, और किसी का कोई डाउट है? ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट में ये है कि अगर नेक्स्ट पार्ट में था ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, और अगर उसे पैसे मिल रहा है और उसने अगर उस एम्प्लॉय रिसीविंग ग्रेचुटी, अगर उसे ग्रेचुटी उसने रिसीव करी है 5 लाख रुपए, तो अगर ग्रेचुटी ली है तो 1/3 ऑफ दिस बताया था ना टोटल उसका एग्जेम्प्टेड होगा, तो ये तो भैया 24,000 रुपए तो उसके कम्प्यूटेड, क्योंकि ये तो पूरे के पूरे टैक्सेबल होंगे, ये तो पहले वैसी आ गई उसकी कंप्यूटेशन जैसे पहले आई पिछले वाले केस में। अब उसने कम्प्यूट कितना करवाया 3 लाख, लेकिन इसमें से एग्जेम्पशन कितनी मिलेगी, जैसे मैंने बताया था ना उसने 3 लाख रुपए लिए, तो अगर मुझे निकालना है कि आखिर 3 लाख रुपए 60% किसका था, तो कैसे निकालते हैं, ऐसे तो निकालते हैं 3 लाख डिवाइड बाय 60 into 100, तो आपका जो वैल्यू आ जाएगी ये वाली वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आ जाएगी, जितना आपका टोटल पेंशन होनी चाहिए थी उसका 1/3 कितना आया 1,66,667, तो इसमें से ये माइनस कर लिया, इतने की एग्जेम्पशन मिल गई और ये आपकी टैक्सेबल होगी, तो इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये आपकी टैक्सेबल पेंशन बन गई। सेम प्रोसेस तीसरे वाले में भी होगा, अगर आपने ग्रेचुटी रिसीव नहीं है, बट लास्ट में एक ऑप्शन आ जाएगा 1/2 हाफ ऑफ द टोटल पेंशन, जो भी आपकी पेंशन होती है 100% ऑफ द पेंशन, ठीक है ना। 100% पेंशन कैसे निकलेगी, 3 लाख का 60% डिवाइड बाय 60 into 100, ये 2,50,000 रुपए आपका वैसे आ गया, वैसे आया होगा 5 लाख रुपए, 5 लाख का
5 लाख का हाफ हो गया 2.5 लाख रुपए, और उसमें से माइनस करा तो ये टैक्सेबल आपकी इनकम आ गई, इसमें से ये ऐड करा तो ये आपकी टैक्सेबल पेंशन मिलेगी। यहाँ पर समझ में आया सभी को? यस सर। यस यहाँ सर। पे कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं ना? आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है ग्रेचुटी का केस। मैं ग्रेचुटी का केस सिर्फ बता रहा हूँ, कल इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रेचुटी बेसिकली क्या होती है, जब आप रिटायरमेंट हो जाता है तो रिटायरमेंट के टाइम पे क्या होता है, जैसे बंदा रिटायर्ड हुआ, इसको हम लोग एक काम करते हैं कल ही करेंगे, क्योंकि अभी हम कर भी नहीं पाएंगे, इसके रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो ग्रेचुटी को हम कल करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके सर। ठीक है। ठीक है, तो कल ग्रेचुटी करेंगे इस पे। ओके।